नमस्कार एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हुए आए हैं बहुत सारे बार संविधान में संशोधन हो गया है। संविधान है क्या, इसकी विशेषता, ये सारा कुछ हमने देखा। अब आज हमें देखना है कि आखिर जो बुनियादी संरचना है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आधारभूत या फिर मूलभूत ढांचा, ये है क्या। क्लियर है बात। तो इसको सबसे पहले समझें ये होगा क्या। तो ये क्या होगा, ये होगा नींव। क्या बोल सकते हैं हम, नींव किसकी, संविधान की। संविधान की नींव, फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। इसी को फिर बाद में बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब हम देखते हैं केशवानंद भारती। ये जो एक केस आया था 1973 में, जिसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार बोला कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके पहले ये टर्म कभी भी यूज नहीं किया गया था, आधारभूत ढांचे वाला। क्लियर है बात। तो ये हमको देखना है। और आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि किस केस के आधार पर या किस केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आधारभूत ढांचे की बात कही, है ना। तो ये हमें याद रखना है, कहाँ कहाँ, तो केशवानंद भारती के केस में। अब यहाँ की हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब संविधान बना, प्रवत्त हुआ 1950s में, फिर पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, फिर ऐसे करते करते सीरीज बाई आज तक देखें तो 106 हो चुके हैं। तो यहाँ देखें, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह और गोलकनाथ, ये तीन केस हैं। ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि संवैधानिक संशोधन में कौन सा केस लगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो आधारभूत ढांचा है ना, तो वो किस केस से आया है। तो वो आया है केशवानंद भारती। और उसके बैकग्राउंड को हम कनेक्ट करेंगे तो वो कहां पर जाएगा, तो 1951 का शंकरी प्रसाद केस। उसके बाद देखें तो 1965 का सज्जन सिंह। देन 67 का क्या आएगा, पंजाब का अपना गोलकनाथ केस। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों को देखेंगे। चलिए, तो शंकरी प्रसाद 1951। तो जब पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, तो इस संविधान संशोधन में बात क्या कही गई, तो इसमें बात हुई भूमि सुधार की। क्लियर है बात। और क्या बात हुई, तो इसमें बताया गया कि राज्यों के पास शक्ति दे दी गई जो भी पिछड़े हैं आर्थिक और सामाजिक रूप से, उनके उन्नयन के लिए। क्लियर है। तो यही कारण बना किसका, ये शंकरी प्रसाद का केस का। अब पूछोगे कैसे बना। तो जो भूमि सुधार हुआ था, क्या हुआ था, भूमि सुधार, याद रखना। भूमि सुधार हुआ था, इसमें क्या हुआ था, चकबंदी, हदबंदी, है ना, और ये सारी चीजें हुई। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े जोत के आकार के कृषि भूमि थी, मतलब कि 500 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़। क्योंकि पहले हमने पढ़ा है, जब याद रखना आप लोग, 1790s वाला दौर पढ़ा था ना, 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। तो याद रखना यहाँ पर क्या हुआ था, 1793 और 90 का दशक मान लें हम। तो यहाँ क्या बात हो गई थी, तो यहाँ पर बात आ गई थी कि भूमि सुधार अंग्रेजों ने लागू किए थे। और इसमें बात आई थी कि इस्तमरारी एक प्रथा थी, या जिसे हम बोलते हैं कि एक निश्चित कर दिया, लगान जैसे निश्चित कर दिया भू राजस्व की व्यवस्था। ठीक है, तो यहां पर बड़े बड़े जमींदारों से क्या करते थे, वो लगान वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जिसे कहा गया। तो टैक्स वसूलते थे। अब क्या हुआ, जब भारत क्या हो गया, अपना आजाद हो गया 15 अगस्त 1947, इस डेट को आजाद हो गया। फिर ये बात हुई कि अब हमको क्या करना है, संविधान लागू हो गया। तो आपको पता है कि भारत कैसा है, कल्याणकारी राज्य है, लोकतंत्रात्मक तो है ही। ठीक है, तो ये ही पॉइंट बना कि जो शंकर प्रसाद का केस लगा। अब यहां पर हमें पता है कि कहां से, यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो बात हुई कि जब ये जो जमींदार लोग थे, इनकी भूमियों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, इनको छुड़ा लिया और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पर ये भूमि सुधार हुए, सभी के पास थोड़ी थोड़ी भूमि का टुकड़ा हो ताकि खेती के द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेशन कर सकें। अब बात क्या होगी, यहाँ पर बिहार राज्य में, कहाँ पर, बिहार, यहाँ पर व्यक्ति आएंगे शंकरी प्रसाद, वो केस लगाएंगे, वो बोलेंगे कि आर्टिकल 13, क्योंकि हमें मालूम है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसकी बात होती है, अनुच्छेद 12 से 35, तो अनुच्छेद 12 से 35 में बात होती है मौलिक अधिकारों की। क्लियर है? तो वहीं पर आर्टिकल 13 बोलता है कि किसी भी कानून के द्वारा मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ठीक है? तो अब यहां पर इन्होंने बोला, क्या बोलेंगे ये, कि कानून के द्वारा कैसे, कानून शब्द को याद रखना, किसे, कानून शब्द को, डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं इसीलिए कर रहा हूं, क्या नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकते। मौलिक अधिकार जो हैं इनमें चेंजेस नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बात हुई, उन्होंने दलील रखी कहां पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। फिर बात क्या बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 368 है जो पार्ट 20 के अंदर, यहां पर हम मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संविधान में संशोधन। किसी कानून का निर्माण नहीं कर रहे हैं, किसी कानून को बदल नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संविधान में बदलाव कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये कानून शब्द और संवैधानिक संशोधन दोनों ही अलग प्रक्रिया है, इसीलिए शंकरी प्रसाद जी का केस क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति ज्यों की त्यों रहने दी गई, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये तो 1951 का भारत संघ बनाम शंकरी प्रसाद का केस है। अच्छा, शंकरी प्रसाद जी ये हैं, तो आप इनको देख लें एक बार। अब देखते हैं सज्जन सिंह, ये कहां से है केस, तो ये आएगा राजस्थान से। कहां से आएगा, राजस्थान, राजपूताना, है ना। तो राजपूताना राजस्थान से आएगा सज्जन सिंह केस। इसमें भी सेम बात होगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने संसद को हरी झंडी दे दी, बात बोली कि आप, मतलब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्लियर है? अब यहीं पर फिर से बात होगी सज्जन सिंह में कि ये जो कानून शब्द है इसकी व्याख्या तो हुई नहीं है, और यही बात बोली गई है कि मौलिक अधिकार को बदल नहीं सकते हैं, और यहां पर फिर से वही बात हो रही है कि हमारी जमीनें ली जा रही हैं। सारा कुछ कवायद क्यों हो रही है कि जो भी बड़ा वर्ग था, जो भी जमींदार लोग थे, वहां पर क्या हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो वैधानिक ना होके मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था। तो यहां पर भी यही बात हुई, और यहां पर सज्जन सिंह केस में 1965 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। क्या है? संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। अब ये शक्ति का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि यहां पर उन्होंने बोला कि किसी भी भाग में संसद संविधान के संशोधन कर सकती है। तो यहां से सज्जन सिंह केस भी क्या हो गया, खारिज हो गया, और जो भारत सरकार थी तत्कालीन, उसे क्या मिल गई, ग्रीन फ्लैग मिल गया। क्या मिल गया उसे? ग्रीन फ्लैग मिल गया कि जो कर रहे हो वो करते रहो, संविधान का संशोधन कर रहे हो 368 पार्ट 20 से, कहां से, पार्ट भाग 20 और आर्टिकल 368 से कर रहे हो तो आप कर सकते हो। ये बात हुई 1965 के अंदर सज्जन सिंह वाद में। ये दो केस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग भी पूछा जा सकता है और आपसे बुनियादी संरचना के आधार पर भी प्रश्न किया जा सकता है। अब देखते हैं, बढ़ते हैं 1967 में आते हैं गोलकनाथ केस में। तो यहां ये केस बहुत पहले लग गया था पंजाब में। अब जो पंजाब में गोलकनाथ परिवार था, इन्होंने भी केस किया। इन्होंने बोला कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है भारत के अंदर कि आपने बोल दिया है कि इनके पास असीमित शक्ति है, ये कहीं भी कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो हमसे यही पूछा जा सकता है कि किस केस के द्वारा क्या फैसले दिए गए, है ना। तो यहां जब बात याद रखोगे गोलकनाथ केस में,
तो गोलकनाथ केस में एक बात आएगी आपके पास कि यहां पर 11 जजों की क्या बनेगी, संवैधानिक पीठ बनेगी। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उसमें 11 जजेस भाग लेंगे उस पीठ में, और यहां पर फैसला होगा 6-5 के बहुमत के द्वारा। ठीक है, 6-5 के बहुमत के द्वारा जब फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि नहीं, संसद क्या नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें चेंजेस या अमेंडमेंट नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकेगी, बदलाव नहीं कर सकती, कर सकती। ये इतना आराम से पढ़ने का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है हमारा? यही उद्देश्य है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तब आपसे क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे और आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि मेंस में क्या होना है, मेंस में आपको पता है अभी जो एसआई है उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। एमपीपीएससी की बात करें तो वहां पर अगर आप क्लियर नहीं लिख रहे हैं, वहां पर क्या पैटर्न हो गया, 4 लाइन आती है, 11 लाइन आती है और 2 पेज आते हैं, है ना, 45 के लगभग लाइन्स आती हैं। तो वहां पर अगर आप जो पूछा गया है उसका पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से, जैसे क्या हुआ अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है कंटिन्यूस, है ना, तो यहां पर क्या हुआ, बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिसीजन स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई। फिर हम देख रहे हैं कि क्या हुआ, बिल्कुल तबाह कर दिया। तो ऐसे ही हमको करना है कि बोलते हैं ना पेपर फोड़ दिया, पेपर को क्या फोड़ेंगे, पेपर बॉम्ब थोड़ी ना है। तो यहां पर याद रखना है बिल्कुल एक्यूरेट चीज लिखें हम, कि जहां से नंबर कटने की संभावना हो ही नहीं। क्या हो, 11 जजों की पीठ थी, 11 जजों की क्या थी, पीठ, जिसमें से क्या हुआ, जिसमें से बात बताई गई 6-5, या फिर इसको बोल दें 6-5 के बहुमत से। याद रखना 11 जजों की पीठ ने कहां से दिया फैसला, तो 6-5 के बहुमत से। गोलकनाथ जो केस था उसने 2 जो केस के फैसले थे या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे, पहला शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह, इन दोनों को पलटते हुए कहा कि असीमित अधिकार नहीं है संसद के पास और मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहां से फिर क्या होगा। यहां से आप देखोगे टकराव, टसल क्या शुरू हो जाएगी, कार्यपालिका मतलब की सरकार और न्यायपालिका के बीच। अब जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने क्या किया, अंधाधुंध संविधान में संशोधन करना शुरू कर दिए। और आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे संवैधानिक संशोधन हुए हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं। 42वां संवैधानिक संशोधन, इसके अलावा 39th जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया, 39वें में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनावों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। क्लियर है? तो ये सारे कुछ याद रखना है। अभी यहां पर याद रखें कि 24 नंबर क्या बोलता है, संसद को यह शक्ति दी गई कि 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकेगा। जो बात 1967 में गोलकनाथ केस में वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है और इसके पास संविधान को अमेंड करने की असीमित शक्ति नहीं है, यहीं पर इस वर्डिक्ट को क्या करते हुए, सरपास करते हुए, या फिर हम बोलें इसे हटाते हुए, इसको नलीफाई करते हुए एक संविधान में संशोधन 1971 में किया गया जिसे 24वां संवैधानिक संशोधन कहा। और इसमें बताया गया कि संसद के पास ये पावर है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 367 में परिवर्तन करके वह मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन कर सकेगी। क्लियर है बात? ये तो हुआ 24वां संवैधानिक संशोधन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं 25वें संवैधानिक संशोधन 1971 की। अब यहां पर संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती हुई। क्लियर है? क्या हुआ, संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती। अब एक चीज हमने पढ़ी थी, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। जो राज्य है उसको नीति निर्माण में निर्देशित करने के लिए कुछ तत्व हैं या फिर कुछ आर्टिकल्स हैं, उनका समूह कहलाता है नीति निर्देशक तत्व, जो कि भारत के संविधान में आयरलैंड से
लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो क्या बोल रहा है, 39 खा या 39 गा में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाए रखने के लिए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वह आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार है, आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता, और आर्टिकल 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में गारंटी का उल्लंघन करता है। मतलब घूम फिर के बात कहाँ आ गई, वही संपत्ति वाले पर आ गई, वही समानता और स्वतंत्रता वाले पर तलवार लटक गई, मौलिक अधिकार पर, कि अगर राज्य जो है वो 39 खा और गा में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में, लागू करने में अगर 14, 19 और 31 को क्या करता है, सप्रेस करता है, तो आप इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाएंगे। ये क्या बात हुई, ये हुई आर्टिकल जो 25 मतलब 25वां संवैधानिक संशोधन था, आर्टिकल 25 नहीं 25वां संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। अब 26वें की बात करें तो यहां पर क्या आएगा, बताया था प्रीवी पर्स, जो राजा थे, जो राजा महाराजा रजवाड़े थे, इनको विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। तो इनको जो भी विशेष अधिकार थे ये समाप्त कर दिए गए, सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया 1971 से। ये कौन सा संवैधानिक संशोधन बना, तो 26वां बना। याद रखेंगे। अब एक और याद करना है, वो रहेगा आपका 29th, तो 29वां संवैधानिक संशोधन 1972। इसमें जो हम पढ़ते हैं VVS, वर्णन वेतन शपथ, फिर क्या आएगा राज्यसभा, फिर आपका शेड्यूल्ड या फिर ट्राइबल एरियो का प्रशासन, है ना, VVSRSAS। फिर यहां पर क्या है, फिर क्या आ गया यहां पर, ये आ गया आपका, ये 6वां आ गया अनुसूची। तो यहां पर क्या आएगा, अमित्र में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर यहां पर साथ में 3 लिस्ट आएंगी। इसी के बाद देखोगे 22 BDPN। तो यहां क्या बोल रहा है, 9वीं अनुसूची बोल रहा है ना। 9वीं अनुसूची में क्या होगा, 9वीं अनुसूची में याद रखो क्या आएगा, देखो 8वीं में 22 भाषाएं हैं, 9वीं में क्या आएगा, भूमि सुधार, देखो ये रहा, है ना। 10वीं में क्या है, दल बदल, देन पंचायती राज और नगर निकाय या फिर नगरीय निकाय। क्लियर है बात। तो यहां पर 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम को जोड़ दिया गया, भूमि सुधार वाले को। अभी याद रखना कि बात यहां पर क्या हुई थी, बात यहां पर यह भी कर दी गई थी कि अगर पहले संविधान संशोधन में कि जो भी चीजें 9वीं अनुसूची में डाल दी जाएंगी वहां पर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर बाद में आप देखोगे कि वहां पर कोर्ट बोलता है कि हाँ, हम इसका न्यायिक परीक्षण कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स बनेंगे आपके, जो ये डॉट आपको जोड़ने हैं। 1951 सिंस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शंकरी प्रसाद आएंगे, फिर 1965 में सज्जन सिंह आएंगे, देन 1967 में कौन आएगा, गोलकनाथ, और फिर उसके बाद 1971 में और 72 में। ये जो 24, 25, 26 है ना, 29, ये संवैधानिक संशोधन हुई कि इसका आधार बने किसका, आपका केशवानंद भारती केस का। क्लियर है। अब हम आते हैं केशवानंद भारती केस पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के इतिहास में आपसे हमेशा पूछा जाएगा ये केस, और हमें पता होना चाहिए कि वर्तमान तक सुनना ध्यान से, वर्तमान तक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ इसी केस की सुनवाई में बैठी है, जो कि थी 13 जजेस की पीठ। ठीक है। और यहां पर फैसला भी आएगा तो वही बहुमत से आएगा, और बहुमत कैसा था, तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी, 7-6 के यहां पर बहुमत से फैसला हुआ। क्लियर है बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हैं वो 13 जजेस जिसमें उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे SM सीकरी। ठीक है। ये 13 के 13, अगर इनके नाम याद रख पाओ तो कर लेना, अदरवाइज कोई इतना हेडेक वाली बात नहीं है, लेकिन जस्टिस सीकरी को याद रखना है। क्लियर है। और एक हंसराज खन्ना जी हैं, इनको भी याद रखना है। इनका वोट ही क्या था, डिसाइसिव वोट था। ठीक है। 6-6 हो गया, फिर 7वां वोट। क्लियर। अब देखो बात करते हैं यहां पर, जब ये जो अपना केशवानंद भारती थे, ये क्या थे, ये मठ था केरल में। ठीक है। उसके मठाधीश थे, और हमें मालूम है आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें 26वें नंबर आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं उनको चलाने के लिए प्रशासनिक जो स्वतंत्रता है वह प्रदान की गई है।
ठीक है, प्रशासनिक गतिविधियां अगर कोई मंदिर मठ कोई भी चलाता है तो उसे क्या किया गया है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इनकी भूमि केरल जो राज्य है उसमें लैंड रिफॉर्म्स किए गए, उसके आधार पर सरकार ने क्या कर ली, अधिग्रहित कर ली। जैसे 1951 में हुआ था ना, जमींदारों से जमीन ले ली, ऐसे ही यहाँ पर हुआ। तब फिर क्या हुआ, इन्होंने अपील की कि ये तो हमारे सरासर आर्टिकल 26 का क्या है, उल्लंघन है, और संसद को जो बोला गया था कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या फिर बदलाव नहीं कर सकेगी, सीमित रूप से संविधान का संशोधन कर सकेगी, ये तो इसके उल्टा चल रहा है। तो सबसे लंबी बहस इसी केस में चली है आज तक के इतिहास में। क्लियर है? जो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं वहां पर अगर हम बात करें तो जो केशवानंद भारती केस है जिसका फैसला 1973 में आया, यहीं पर सबसे लंबी दलील और जरा वाली बात हुई। अब केशवानंद भारती की तरफ से 3 मुख्य वकील थे, जिसमें के फली नरीमन, सोली सोराब जी और सबसे रेनाउंड वकील नाना पालकीवाला। ठीक है, पालकीवाला, फली नरीमन और सोली सोराब जी, ये 3 के 3 नाम आपको याद रखना है। इन्होंने तीनों लोगों ने इनका पक्ष रखा, अपने पक्षकार का। जो पक्षकार थे केशवानंद भारती। अब केशवानंद भारती को देखते हैं तो संवैधानिक इतिहास में क्या बना, ये एक माइलस्टोन बना। कैसे बना, इस केस में मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई, जिसमें क्या हुआ, संविधान में संशोधन की सीमाएं तय की गई। जो संविधान में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं उसकी एक लिमिट निर्धारित कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्लियर है बात? लिमिटेशन कर दी गई किसकी, संसद की, कि आप इस चीज को छू सकते हो और इन इन चीजों को या इन आर्टिकल्स को नहीं टच कर सकते। अब ये जो बहुत ही बेसिक नाम लग रहा है हमको, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, है ना, मूल संरचना सिद्धांत या फिर बुनियादी संरचना सिद्धांत, लेकिन ये इतना ही कैसा है, उतना ही बोला जाए तो बहुत ही डिफाइन, वेल डिफाइन नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं है। ठीक है, उतना ही ये कैसा है, बहुत ही बोल सकते हैं ना कि जिसमें टफ बोल दें हम कि क्या चीज शामिल होगी क्या नहीं होगी, ये किसी को नहीं पता, यू नेवर नो। जो आपका संवैधानिक पीठ बैठती है या फिर बनती है वह डिसाइड करती है कि यहाँ पर हमको कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं। जैसे आप केशवानंद भारती वाद में देखेंगे तो वहां पर कुछ एक पॉइंट ऐड होंगे, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति, ठीक, तो ये होंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 केस चलते रहेंगे और वर्तमान तक हम देखें तो वर्तमान तक अभी तक मूल संरचना में पॉइंट जोड़े जा रहे हैं कि ये बुनियादी संरचना का क्या है, भाग है। तो आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है। आगे बढ़े, मामले का कारण क्या था मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती ने चुनौती दी। सवाल क्या था, सवाल था कि संसद को संविधान में असीमित संशोधन करने की शक्ति है या नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1967 में फैसला आया, देन 1967 के फैसले को पलटते हुए 71 में बात की गई, 71 के बाद आप देखेंगे 72 में हुई, और फिर 1972 के बाद फिर ये 3 में केस आ गया। क्लियर है? तो यहां से फिर वही अपील दलील हुआ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से किया। निर्णय क्या दिया, निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगी कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। और ये बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है या फिर बुनियादी ढांचा जो है, इसकी कोई भी प्रमाणिक परिभाषा नहीं है। इसे बोला ये जाता है कि ये संविधान की आत्मा है, ये पिलर है हमारे संविधान का, ये फाउंडेशन है हमारे संविधान की। बस मतलब बोल सकते हैं कि जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है, इस मूल संरचना या फिर हम बोलें बेसिक स्ट्रक्चर में वही सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन कोई भी इसकी डिफाइन परिभाषा नहीं है। क्लियर है बात? ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस या फिर पीठ के द्वारा बताई जाती है। क्लियर? संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। याद रखना, नहीं बदल सकती। अभी आपने लेटेस्ट एक सिनेरियो देखा होगा जहां पर संसद ने क्या किया,
संसद नहीं, जो तमिलनाडु के गवर्नर थे उन्होंने बिल पारित नहीं किया। बिल को पारित मतलब साइन नहीं किए, तो वो क्या नहीं बन पाया, कानून का रूप नहीं बन पाया, और उसे रख लिया संविधान में जो पावर है राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। अब राष्ट्रपति ने वहां से स्वीकृति नहीं दी तो वो लटका रहा। यहाँ पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से कहा कि आप अनिश्चित काल तक जो बिल आता है उसे नहीं रख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने इसी तारतम्य में क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत के राष्ट्रपति 3 महीने के भीतर साइन करेंगे अथवा साइन ना करने का कारण बताएंगे, जबकि ऐसा संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। तो इसी जजमेंट पर बहुत ज़्यादा चर्चा छिड़ गई और हमारे राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं, मतलब कि पदेन क्या है, वो उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, पदेन राज्यसभा का सभापति होता है। तो जगदीप धनखड़ जी ने क्या बोला, जगदीप धनखड़ जी ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो संसद को सुपरसीड कर रही है, मतलब कि सुपर संसद जैसा काम कर रही है। ये टकराव की स्थिति हो रही है। क्या हो रही है, टकराव की स्थिति हो रही है। वहीं पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 50 क्या बोलता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों में पृथक्करण की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। क्लियर है। तो यहां पर ये मुद्दा बहुत ज्यादा भी चर्चा में रहा, बुनियादी संरचना वाला। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये बुनियादी संरचना जब डिफाइन नहीं है, ऐसे तो आप किसी भी चीज को बुनियादी संरचना में डाल देंगे और बोलेंगे कि यहां पर बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक सोचने वाला प्रश्न बन जाता है। जब हम आगे इसको देखेंगे आलोचना और समर्थन में तथ्य, तब एक ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट वेटेज रहेगा कि यहाँ पर अगर किसी भी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन में शामिल कर लिया तो आप उसको नहीं छू सकते। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़े। अब देखो मूल संरचना के तत्व, कुछ एक तत्व मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे तत्व हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान में पंथ निरपेक्ष चरित्र, क्लियर है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये कहां से जोड़े गए हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। आगे बढ़ते हैं। अब देखो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, ये कहां से बात आ रही है, तो ये आर्टिकल नंबर 50 से बात हो रही है। संविधान का संघीय स्वरूप, फेडरल स्ट्रक्चर है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसके बाद कल्याणकारी राज्य, इसके बाद न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है। अभी आप देखोगे कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार जब हमने पढ़ा था, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था वहां पर, और उसके पहले भी धीरे 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 कटौती होती चली आ रही थी। क्लियर है। तो ये क्या है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर के भाग घोषित किए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आप देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, कानून का शासन, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनके बीच संतुलन समायोजन की बात की गई है। क्योंकि अगर हम इनकी प्रकृति देखें तो मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्रदान होते हैं, इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक होती है और इनके आधार पर हम कोर्ट में केस कर सकते हैं, फाइल। वहीं अगर बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कंपलसरी नहीं है, या बोला जाए कि ये बाध्यकारी नहीं है ना, इन पर हम केस कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए बात की गई है कि इनमें संतुलन और समन्वय की बात ये कहां पर रहेगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत डिसाइड कर दी गई है। आप देखो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके विषय में भी बात की गई है कि अगर हमको लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट और फेयर इलेक्शन की बात हमको करनी पड़ेगी। ये कहां पर रख दिया, मूल ढांचे में बात कर दी गई। आप देखें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहीं पर सबसे ज्यादा बखेड़ा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या आया था, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में क्या है, अतिक्रमण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में ये क्या है, आप एक जबरदस्ती एनक्रोचमेंट कर रहे हो, और इसे क्या कर दिया, इसे जीरो, इसे शून्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया, इसे शून्य घोषित कर दिया, जीरो घोषित कर दिया, या इसे फिर क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आगे बढ़े तो देखेंगे न्याय तक प्रभावकारी पहुंच,
अब यही जो बात होती है कि सभी के पास न्याय पहुंचे, इसी के उद्देश्य से आप देखते हैं मोबाइल कोर्ट, चलित कोर्ट, नालसा, एक आपको अगर होमवर्क देता हूं, नालसा, क्या बोल रहा हूं मैं, नालसा, इसका फुल फॉर्म बताना है, NALSA, क्लियर। नालसा का फुल फॉर्म बताएंगे। आप देखें अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, यही वो आर्टिकल है 142 जिसकी बात अभी भारत के उपराष्ट्रपति ने एक समारोह के दौरान कही थी। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है हाई कोर्ट से संबंधित, ये था सुप्रीम कोर्ट का, अनुच्छेद 226 और 27 में उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये कुछ एक पॉइंट रहेंगे आपके पास जो कहाँ पर शामिल रहेंगे, जो शामिल रहेंगे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के अंतर्गत। मूल अवधारणा या फिर बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये समाहित किए गए हैं पॉइंट्स, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो बताए गए हैं, यहाँ से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। आपको और ज़्यादा की आवश्यकता है तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स में रेफर कर सकते हैं। अब देखो इसकी आलोचना क्या होती है और इसका समर्थन क्या होता है। तो आलोचना की बात हम करेंगे तो यहाँ पर बात आएगी कि ये तो फिर कोई डिसाइड ही नहीं है, यहाँ पर जब मर्जी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को यहाँ का हिस्सा बना देंगे और उसमें क्या होगा, कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा, भले ही वो कितना भी आवश्यक क्यों ना हो। वहीं अगर इसके समर्थन की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं समर्थन में क्या एक पॉइंट आ सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हम बोलें संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है, वही नहीं रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ज़्यादा डिसाइसिव पावर नहीं रहेगी, इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं रहेगी, लिबर्टी नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत में भी क्या हो जाएगा, भारत में भी जो जनता के द्वारा मैंडेट दिया गया है उसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ सकती है। क्योंकि इसका भविष्य में हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें, क्योंकि हम हिस्ट्री से ही एग्जांपल लेते हैं, तो हम जाते हैं कहां पर, जर्मनी में। तो जर्मनी में जो हिटलर था, कौन था हिटलर, आपने पढ़ा है ना, आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए हैं, 352, 356 और 360। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, वहां पर संविधान संशोधन की बात थी 2/3 बहुमत से, तो अब इसकी पार्टी जीत के आ गई। तो 66% मतलब उपस्थित थे जो आधे से अधिक, और जो वोटिंग करने वाले थे वो उपस्थित का 2/3 होना चाहिए, तभी संविधान का संशोधन होगा। अब इसने संविधान का संशोधन करा दिया और बोला कि डेमोक्रेसी खत्म और क्या होगा, अब अपना डिक्टेटरशिप शुरू। अब बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहेगा जो संविधान में लिखा है हम तो वही मानेंगे। क्लियर है बात। तो ऐसा हमारे देश में सिनेरियो भविष्य में नहीं हो जाए, इस कारण ये सारे उपबंध किए गए, जिन्हें आप देखेंगे कि जो संविधान संशोधन की बात है वो क्या है, एक तो है 50% + 1, दूसरा है 66% और तीसरे नंबर का आएगा आपके पास 66% प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं क्या रहेंगी, विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेचर, इनका अनुसमर्थन होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं, अब एक बार ऑफिशियल भाषा में देख लेते हैं ना, क्या बोलेंगे आलोचना में, न्यायिक अतिक्रमण, क्या बोलेंगे हम, जुडिशियल एनक्रोचमेंट। जज संसद के ऊपर क्यों, जबकि आप देखें तो संसद में कौन रहते हैं, संसद में रहते हैं सांसद, जिसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो होता है लोकसभा जहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और एक होता है राज्यसभा जहां पर कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ पर दोनों को ही देखा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किससे संबंध है, तो जनता से संबंध है। ठीक है, अब जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है अल्टीमेटली वो जनता ही तो चुन के एमएलए भेज रही है, और एमएलए चुन रहे हैं राज्यसभा के सांसदों को। और डायरेक्ट की बात की जाए तो वो लोकसभा के सांसदों को जनता चुन रही है, जिसे हम बोलते हैं आम चुनाव। क्लियर है। तो यहाँ पर ये मुद्दा उठता है कि जब संसद जो है वो सर्वोच्च संस्था है, जब हम संविधान की प्रीएम्बल पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ते हैं प्रस्तावना, तो स्टार्टिंग शब्द क्या है, हम, और फिर आगे बढ़ेंगे आप तो भारत के लोग। मतलब कि संविधान में शक्ति का स्रोत किसे बताया गया है, तो भारत की जनता को बताया गया है। जब भारत की जनता का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, तो संसद में सांसद करते हैं। तो आफ्टर ऑल जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भारत की जनता से ऊपर कैसे हो गए।
क्लियर है बात? तो यहां से एक मुद्दा ये बनता है, ठीक है, किसका? विरोध का। अब देखो समर्थन का क्या बनेगा, तो लोकतंत्र की रक्षा करनी है और अधिनायकवाद, वही बात है, डिक्टेटरशिप जो रहती है उसकी रोकथाम करनी है। कहीं क्या ना हो जाए कि जो हम डेमोक्रेसी है वो कहाँ ना चले जाएं, हम डिक्टेटरशिप में ना चले जाएं। तो ये अधिनायकवाद की हमको क्या करना है, अगर इस पर लगाम लगानी है तो यही फिर चारा हमारे पास समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा आजकल क्या बोला जाता है, आजकल मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि संविधान का रक्षक कौन है। अब कई सारे बच्चे क्या लगा के आ जाते हैं, वो लगा के आ जाते हैं संसद, यहां से जाएंगे ये लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत। यहां पर आपको लगाना है संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही अल्टीमेटली सारी पावर है संविधान की व्याख्या करने की, इंटरप्रिटेशन, क्या बोलते हैं जिसे हम, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन संविधान का करना है तो वह संसद नहीं करती है। संविधान की व्याख्या या फिर किसी भी कानून की व्याख्या कौन करता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे ज्यादा अगर आप बात करें तो पावरफुल जो भी एक संस्था इंस्टीट्यूशन है वो कौन उभर के आता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ये सारे विषयों में आपके पास क्या कर सकता है, इसके पास अधिकारिता है, प्लस ये संविधान की व्याख्या कर सकता है, प्लस इसके पास ये भी अधिकार है कि संविधान के मूल ढांचे में किन चीजों को, किन तत्वों का समावेशन करना है अथवा नहीं करना है। अगर कर दिया और वह आपके कानून आपने जो बनाया था, संविधान में संशोधन किया था, उसके अंतर्गत आ गया तो फिर क्या होगा, वह स्क्रैप हो जाएगा या फिर गैर कानूनी, गैर संवैधानिक घोषित करके उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है बात? तो ये तो आज का हमारा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का लेक्चर। होप आप सभी ने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।